मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए कक्षा 12 की क्लास में हम सन 2023 का अनुसार पढ़ रहे थे। सेट नंबर 1 सेट का कोड था AX। कल की क्लास में हमने सवाल नंबर 3 के सभी भागों का हल देखा था। आज की क्लास में हम चौथे सवाल से हल करेंगे। अनुसार पढ़ने का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आते हैं वो बुक से हों, बुक के बाहर के भी क्वेश्चन होते हैं, तो नए नए तरीके के क्वेश्चन हम सीखते हैं। तो अनुसार हल करने का मतलब होता है बोर्ड पेपर के लिए प्रैक्टिस करना। तो सवाल को जितने संभव तरीकों से लगा सकते हैं उतने से लगाने का प्रयास करते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है आपका, देख लेना ना लिखा तो बता देना। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यदि f such that r tends to r, जहां f(x) बराबर sin x और g such that r tends to r, कामा gx बराबर x स्क्वायर, कामा तो f(x) तथा gx का परिसर ज्ञात कीजिए। gx का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका, अब आप सोचोगे कि नए सिलेबस में नहीं होगा, पुराने सिलेबस का होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ये नई बुक में मिलेगा आपको ना पुरानी बुक में। यानी हमें इस तरीके के क्वेश्चन आने ही चाहिए जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे होंगे। उस तरीके के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या पीछे क्लास में और आपने पढ़ रखा होगा तो आ सकते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिचित्रण। देखिए इस तरीके के सवाल जब हल करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं प्रतिचित्रण। कहां 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 मूर्ख है होगा बिल्कुल। प्रतिचित्रण f such that r tends to r, कामा f(x) बराबर sin x, फिर है g such that r tends to r, कामा gx बराबर x स्क्वायर। तो सबसे पहले f(x) और gx का परिसर ज्ञात करना है। परिसर जान लेते हैं क्या होता है। परिसर y के जो संभव मान होते हैं उन्हें परिसर कहते हैं। y के जो संभव मान होते हैं उनको परिसर कहते हैं। y के संभव मानों का समुच्चय या मान आपका परिसर कहलाता है। तो इधर लिखा हुआ जो है वो प्रांत है जो x के लिए प्रयोग किया जाता है, जो y के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका परिसर है। x के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो प्रांत है और जो y के लिए प्रयोग किया जाता है वो आपका परिसर है। तो पहले f(x) के परिसर की जांच करते हैं। तो परिसर के जांच के लिए आपको सूत्र y बराबर f(x) लगाना है और उसके बाद x को अपनी तरफ रखना है। तो f(x) के लिए हल कर रहे हैं पहले, तो y बराबर आपका f(x) होगा। f(x) बराबर क्या है? sin x। sin x वाले पद को अपनी तरफ लाओ। x बराबर आपका क्या हो गया? sin x बराबर y। तो x बराबर क्या हो गया आपका? sin इनवर्स y। y के जो संभव मान है उनका जो समुच्चय होगा आपका, y के जो संभव मान है उनका समुच्चय ही परिसर कहलाएगा। तो देखिए कौन कौन से मान आपके y के संभव मान हैं। इसमें देखें कि साइन इनवर्स y है और y के संभव मान ही क्या कहलाते हैं? इसके परिसर। तो जो y का मान होगा, इसका जो y का मान होगा, साइन इनवर्स की बात है, तो ये आपका -1 और 1 के बीच में होगा। -1 और 1 के बीच में होगा, यानी -1 और 1 के बीच में और 1 भी शामिल होगा। कैसे? y का जो मान होगा वो -1 < y < 1 होगा।
तो यहां से y का मान आपका जो निकला, चाहे तो आप इस तरीके से लिख दें या आप इसमें शामिल है तो इस तरीके से लिख दें, यानी f(x) का जो परिसर है वो बंद अंतराल में -1 से 1 है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें। अब gx की बात करते हैं, gx के परिसर के लिए, तो gx के लिए क्या हो जाएगा आपका, y बराबर gx होगा सूत्र, क्योंकि y के जो संभव मान होंगे वही आपके परिसर होते हैं। इधर लिखा हुआ प्रांत, इधर परिसर, इसी से सह प्रांत भी मिलता है। तो y बराबर आपका gx का मान क्या हो गया, gx का मान है x², ये लिखा हुआ है। x वाले पद को अपनी तरफ लाओ तो x² बराबर हो गया y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √y। अब देखिए x बराबर √y है, तो x के मान आपको यहां से लेने हैं, दोनों में लिखा है r। तो अगर आप इस r में क्या आता है, धनात्मक मान भी आता है, ऋणात्मक मान भी आता है और 0 भी आता है, लेकिन r का यदि ऋणात्मक, r से y का मान आप ले रहे हैं और y का मान यदि आप ऋणात्मक ले रहे हैं, y का कोई ऋणात्मक मान ले रहे हैं, तो x बराबर रूट के अंदर माइनस में आएगा, तो ये वास्तविक हल नहीं होगा। यानी r से आपको मान जो लेना होगा वो केवल धनात्मक लेना होगा, ऋणात्मक लोगे तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक लोगे तो वो आपकी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो यानी इसका जो परिसर होगा gx का वो r+ होगा। r+ का मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं आपकी धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और आपका 0 भी आ जाता है। लेकिन यदि आप इस पर y का मान कहां से लोगे, gx की जांच कर रहे हो, ये x के लिए, ये y के लिए, तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक सब आ जाएगा। लेकिन y का अगर मान ऋणात्मक ले लोगे तो x का मान काल्पनिक प्राप्त होगा। तो हमें काल्पनिक नहीं वास्तविक मान चाहिए, क्योंकि परिसर में काल्पनिक मान थोड़ी आ जाएगा। तो यानी इसका जो परिसर होगा gx का वो r+ होगा, मतलब सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओपन इंटरवल में 0 से +∞, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो आपका gx का जो परिसर आ गया वो चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, और f(x) का जो परिसर आया तो चाहे उसको ऐसे लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें। और दूसरा करिए, ये तो खिसका थोड़ा, ये तो मूर्ख टाइप है, जहां से जहां से नहीं होगा। ये था आपका चौथे का क नंबर क्वेश्चन। अब चौथे का ख नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का ख नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यदि PA बराबर 1/2 कामा PB बराबर 1/3 तथा PA यूनियन B बराबर 2/3 है, तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं A तथा B स्वतंत्र है। PA बराबर दिया है, PB बराबर दिया है, PA यूनियन B बराबर दिया है, तो कहता है सिद्ध कीजिए A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो A और B स्वतंत्र घटनाएं होती हैं यदि PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के मान के बराबर हो। यहां पर हमने सीख लिया कि यदि PA इंटू PB का मान PA इंटरसेक्शन B के मान के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे घटनाएं स्वतंत्र हैं। अगर आपसे कहता कि घटनाएं अपवर्जी हैं, तो घटनाएं अपवर्जी होती हैं यदि PA इंटरसेक्शन B का मान 0 हो। PA इंटरसेक्शन B का मान 0 आ जाए तो घटनाएं आपकी अपवर्जी होंगी, और PA इंटरसेक्शन B का मान PA इंटू PB के मान के बराबर हो तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो आपको पता है कि PA और PB तो पता ही है,
सबसे पहले हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें, तभी बता पाएंगे ये घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं है। तो सबसे पहले लगाएं प्रायिकता का योगफल नियम। प्रायिकता का योगफल नियम बताया था हमने। प्रायिकता का योगफल नियम क्या होता है? पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए यूनियन बी का मान दिया है 2/3 बराबर पी ए का मान 1/2, पीबी का मान 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान चाहिए, इसको इधर लाओ, उधर है माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा आपका। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका आ गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका आ गया, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, धन 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणते 2 4 हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 2 5 माइनस 4 1/6। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। अब पी ए इंटू पीबी ज्ञात करेंगे, पी ए इंटू पीबी। तो पी ए का मान 1/2, पीबी का मान 1/3। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो पी ए इंटू पीबी बराबर आ जाएगा 1/6। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पीबी के मान के बराबर है, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र होंगी। चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? पी ए इंटू पीबी, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहां कहां से हमने देखा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पीबी के मान के बराबर है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। क्या देखा हमने कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पीबी के मान के बराबर है, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पीबी के मान के बराबर आ गया, इसलिए स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए इसका ग नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चौथे का ग नंबर, चौथे का ग नंबर प्रश्न है आपका कि यदि ए वेक्टर बराबर दिया है बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है, दिए गए सदिश आपके दिए गए सदिश, पहला है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर बी वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, सी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस j कैप। कह रहा है इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर पर लंब है, सी वेक्टर पर लंब है, ऐसा कह रहा है। तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए, लेम्डा का मान पूछ रहा है। चलिए हल करते हैं। दिए गए सदिश हमने पहले ही लिख दिए। अब ये इस पर लंब है, तो दो सदिश अगर एक दूसरे पर लंब हो तो उनका जो अदिश गुणा होता है वो 0 के बराबर होता है। तो एक सदिश ये है पूरा और दूसरा सदिश ये है। तो ज्ञात करें पहले ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर का मान। ए वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेम्डा, बी वेक्टर का मान माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो आई वाले एक जगह रखते हैं, i कैप कॉमन ले लें, तो इसमें है 2, तो 2 हो गया। इसमें क्या है? माइनस i कैप है, लेम्डा से गुणा है तो माइनस लेम्डा, यानी 2 माइनस लेम्डा i कैप प्लस जे वाले एक जगह रखिए, तो 2 प्लस लेम्डा का गुणा करेंगे 2 लेम्डा
जे कैप प्लस के वाली एक जगह रखिए, तो 3 है इसमें 1 है, लेमडा से गुणा है, तो 3 प्लस लेमडा के कैप। ये आपका मान निकला ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान। जो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है वो सी वेक्टर पर लंब है। चूंकि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर पर लंब है, इसलिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। दो सदिश अगर एक दूसरे पर लंब है तो उनका अदिश गुणा डॉट गुणा 0 के बराबर होता है। तो रखते हैं ए प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान यहां पर क्या है, 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा के कैप डॉट सी वेक्टर का मान रखते हैं। सी वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस जे कैप बराबर 0। अब देखिए, या तो आई वाले का हम सबसे गुणा करें, जे वाले का सबसे गुणा करें और के वाले का सबसे गुणा करें, या फिर हम एक स्टेटमेंट लिख दें। चूंकि हम जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 तथा आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0। यानी आई वाले का आई वाले से और जे वाले का जे वाले से ही और के वाले का के वाले से ही गुणा क्यों कराते हैं, आई का दूसरे से क्यों नहीं कराते, क्योंकि आई का जे और के से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, जे का इसी तरीके से आई और के से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और के को छोड़कर आई और जे से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसका गुणा करा देते हैं केवल आई वाले का आई वाले से। तो 3 और 2 माइनस लेमडा आई कैप डॉट आई कैप, फिर प्लस 2 लेमडा जे कैप डॉट जे कैप। अब इसमें के वाला है ही नहीं तो कराने की कोई जरूरत नहीं, बराबर 0। तो 3 2 माइनस लेमडा आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 लिखा हुआ है यहां पर, प्लस 2 लेमडा जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 बराबर 0। अब गुणा करा लेते हैं इसका, इसमें 3 का गुणा कराइए, इसमें 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा 1 का गुणा कराएंगे यही रहेगा, प्लस अब 1 का गुणा इसमें कराएंगे 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0। तो 6 और 2 8 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा बराबर 0। तो माइनस लेमडा बराबर माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेमडा का मान 8 आ गया। सवाल था कि ये 3 सदिश दिए थे और कह रहा था कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, तो इसका मतलब इन दोनों सदिशों का, एक सदिश पूरा ये हो गया, दूसरा ये का अदिश गुणा 0 के बराबर होगा। दो सदिश तभी लंबवत होते हैं जब उनका अदिश गुणा 0 हो। तो उसने कह दिया था लंब है तो उसका अदिश गुणा अवश्य ही 0 होगा, इसलिए दोनों का अदिश गुणा 0 किया, तो यहां से आपको लेमडा का मान प्राप्त हो गया। चौथे का घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। 3 प्रकार के आपने समीकरण पढ़े अवकल समीकरण में। एक पढ़ा आपने चरों को पृथक्करण करने की विधि, चरों को पृथक्करण करने की विधि। दूसरा पढ़ा आपने सम घाती अवकल समीकरण, फिर पढ़ा रैखिक अवकल समीकरण।
अब ये ऐसा नहीं कि चरों को पृथक्करण करने वाली प्रश्नावली में हो तो चरों को पृथक्करण कर दो, समघाती वाली प्रश्नावली में हो तो समघाती कर दो, और रैखिक वाले में हो तो रैखिक कर दो। जब ऐसा कुछ निश्चित नहीं है तो अब तुम्हें पहचानना आना ही चाहिए। चरों को पृथक्करण अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिवाइस में और x और y जो पद है इन दोनों पदों के बीच में प्लस या माइनस अगर है तो चरों को पृथक्करण नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसमें dx है और इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो क्या समघाती है क्या? इसके लिए यहां पर देखेंगे घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, यानी ये समघाती है। तो अब रैखिक में जाने की कोई बात नहीं है। यहां पर समघाती है कैसे होगा? इसकी घात 1 और इसकी घात अगर कुछ ना होती तो यहीं से हम जान जाते कि समघाती नहीं, अब इसमें ना जाते। तो देखिए समघाती अगर है तो समघाती समीकरण दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक dy बटे dx और एक dx बटे dy। तो जब संभव हो जहां तक तो dy बटे dx बना लीजिए। तो x माइनस वाई dy बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई dx। तो अब dy बटे dx बराबर क्या आ जाएगा आपका? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। देखिए अंश और हर में घात समान है, एक घात एक घात, एक घात एक घात। अगर एक घात इसमें दो घात हो जाए या एक भी घात ना हो तो ऊपर से ही जान जाएंगे समघाती नहीं है। अंश में जितने पद हैं सब में घात समान है और घात कितनी है? एक। हर में जितने पद हैं उनमें भी सब में घात समान है और घात है एक, इसलिए समघाती अवकल समीकरण है और dy बटे dx के रूप का है अगर तो इसके लिए हमने बताया था y बराबर vx माना जाता है। अगर dx बटे dy प्रकार का होता तो x बराबर vy माना जाता। ये सब चीजें आपको बता दी गई हैं पहले ही। तो इस प्रकार का है तो हमने y बराबर vx माना। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ vx, दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगाएंगे। dy बटे dx बराबर दो फलनों के अवकलन का सूत्र, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तो dy बटे dx बराबर v, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 धन x dv बटे dx, यानी dy बटे dx बराबर क्या आ गया आपका? v प्लस x dv बटे dx। तो देखिए चूंकि यहां से देखिए y बराबर था vx, इसलिए v बराबर क्या आ जाएगा? y अपान x। इतने सामने आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे खाली रहने दोगे और अब इसके सामने आके यहां से हल करना शुरू करेंगे। हम थोड़ा इधर इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। dy बटे dx का मान रख रहे हैं। क्या है dy बटे dx का मान? v प्लस x dv बटे dx बराबर x प्लस y का मान क्या है? vx बटे x माइनस y है, y का मान vx है। तो v प्लस x dv बटे dx बराबर x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस v, x नीचे से कॉमन ले ले तो 1 माइनस v, x से x कट गया तो आपका आ गया v प्लस x dv बटे dx बराबर 1 प्लस v बटे 1 माइनस v। पहले v वाले सभी पद एक तरफ ले जाएं तो इधर ये है प्लस का v उधर जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। तो x dv बटे dx बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस v बटे 1 माइनस v और माइनस v, इसके बटे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो x dv बटे dx बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं हम, 1 माइनस v, इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे 1 प्लस v आ जाएगा, माइनस v, एक का भाग इसमें देंगे 1 माइनस v बार जाएगा, जितनी बार जाएगा इससे गुणा कर देंगे। तो अब आपका आ जाएगा x dv बटे dx बराबर 1 प्लस v, माइनस का गुणा कराइए माइनस v का इसमें, तो माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर बटे
1 माइनस वी, तो v से v कट गया, x dv बटे dx बराबर क्या आ गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर बटे 1 माइनस वी। अब dv की तरफ सब देखिए, जब dy बटे dx लिखा हो तो हम जान जाते हैं इस अवकल समीकरण का समाकलन करना होगा, वो भी एक बार। अगर लिखा हो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इस अवकल कहेगा कि निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, लेकिन उसका समाकलन करना होगा वो भी 2 बार। अगर कहीं dy क्यूब बटे dx क्यूब बराबर कोई अवकल समीकरण लिखा हो कहे हल कीजिए तो उसका समाकलन करना होगा आपको 3 बार। अगर y बराबर कोई अवकल समीकरण लिखा हो और कहे अवकल समीकरण को हल कीजिए, तो जब y बराबर लिखा हो तो उसमें हम देखेंगे कि सोए अचर कितने हैं, तो जितने सोए अचर होंगे फिर उतने ही बार अवकलन किया जाएगा। लिखेगा हर बार कि अवकल समीकरण को हल कीजिए, लेकिन हम पहचानेंगे कि अवकलन करें कि समाकलन। अगर dy बटे dx लिखा है और कहे अवकल समीकरण को हल कीजिए तो उस अवकल समीकरण का समाकलन किया जाएगा वो भी एक बार। dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर बराबर हो तो उस अवकल समीकरण का समाकलन ही किया जाएगा वो 2 बार। अगर y बराबर दिया और कहे अवकल समीकरण को हल कीजिए तो उसमें हम a b c स्वयं अचर कुछ दिए होंगे वो देखेंगे कितने हैं। कभी कभी प्रश्न में दे देता है कि इसमें a और b स्वयं अचर हैं या a b c स्वयं अचर हैं, तो जितने स्वयं अचर हो उतनी ही बार अवकलन करो। ना दे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितने स्वयं अचर हैं, उतनी ही बार अवकलन करेंगे। तो अब dv ना बटे में रहेगा ना dx, तो हम dv की तरफ v वाले पद लाए, तो 1 माइनस वी है भाग में, तो 1 माइनस वी का में आएगा गुणा में, 1 प्लस वी स्क्वायर का में है गुणा में तो आएगा भाग में, dv की तरफ आ गया, dx v बटे में नहीं रहेगा तो इधर ले जाए, dx बटे x हो जाएगा। अब जैसे ही हमने यहां पर dy बटे dx देखा था तो ये तो निश्चित था कि इस अवकल समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा वो भी एक बार, तो समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन 1 माइनस वी बटे 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी बराबर इंटीग्रेशन dx अपान x। इसको अलग अलग कर ले, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस v बटे 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, dx अपान x का तो पता चल गया क्या आ गया log x। 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x, तो 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी का क्या हो जाएगा tan इनवर्स v। अब 1 प्लस x स्क्वायर होता, अगर यहां dx होता तो 1 प्लस x स्क्वायर का अवकलन क्या होता 2x। अगर हर का अवकलन अंश में लिखा होता तो समाकलन लाग हर हो जाता, तो 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2v, लिखा है v, 2 का गुणा करें 2 का भाग, तो हर का अवकलन अंश में लिख जाए। जब हर का अवकलन अंश में लिखा हो तो समाकलन लाग हर होता है, तो माइनस 1 बटे 2, 2 का भाग दिया तो 2 का गुणा कर दिया बराबर लाग x, तो tan इनवर्स v माइनस 1 बटे 2। अब हर का अवकलन अंश में लिखा तो समाकलन हो जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर log x प्लस c। इसको अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं। अब हमने मान निकाल दिया था, हमने v के पद में बनाया था, इसको सवाल था x और y के पद में, तो v का मान रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया आपका tan इनवर्स v का मान y अपान x माइनस 1 बटे 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर का मान y स्क्वायर अपान x स्क्वायर बराबर log x प्लस c। यहां से आप छोड़ दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या तो आप क्या कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हल कर सकते हो tan इनवर्स y अपान x माइनस 1 बटे 2 log एलसीएम ले लें क्या x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर log x प्लस c। अगर लिखा हो n log m तो कहेगा सूत्र है log m की पावर n, तो इसको पावर में ले जा सकते हैं। tan इनवर्स आ रहा नीचे तक का यार, tan इनवर्स y अपान x माइनस log और अंडर रूट हो जाएगा, पावर 1/2 मतलब
अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे यक्स स्क्वायर बराबर log यक्स प्लस सी। यहां तक कर सकते हैं या और हल करें थोड़ा भी, तो tan इनवर्स y अपान एक्स माइनस log और अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे इस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल आएगा यक्स बराबर log यक्स प्लस सी। अधिकतम हल यहां तक जा सकते हैं। तो ये सवाल नंबर 4 में सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे, तो ये भी क्वेश्चन 2 ही नंबर का है। 4 भाग थे, आपको चारों ही हल करने थे। आज की क्लास में अंसार का आपको इतना ही बताया जाएगा, इतना हल करना है। यदि कोई क्वेश्चन कम समझ में आया हो या बिल्कुल ना आया हो तो उसके लिए कमेंट करना है, फिर से आपको उस प्रश्न का वीडियो बिल्कुल अलग से दे दिया जाएगा।